सो हेलो बच्चों, दिस साइड नमन भैया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स नेम इज एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर आपने इस मैटर अराउंड अस प्योर नहीं देखा है सेकंड चैप्टर क्लास 9 का, तो आप उसे पहले देखिए और फिर इस चैप्टर को देखिए। अगर जिस बच्चे ने स्किप भी करा है तो अगर वो सीधा इस डायरेक्ट चैप्टर पे आया तो भी थोड़ा बहुत उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो आपको जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट की दिक्कत आएगी वो आपको मैं हाथ के हाथ बता दूंगा। सो आइए शुरू करते हैं। सो पहला चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज एटम। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एटम किसे कहते हैं। देखो, एटम समझने की कोशिश करना। मान के चलो ये एक एलिमेंट है आपका, ये एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ये एलिमेंट आपका एलिमेंट ए, ठीक है। इस हर एलिमेंट में जो एलिमेंट ए है उसमें किस तरह का एटम होगा, उसमें ए तरह के ही एटम होंगे। मतलब अगर एलिमेंट ए है तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें बी एटम होगा। ये देखो, ये मैंने एलिमेंट बनाया और उसके अंदर के एटम बनाए हैं। ये एटम वैसे इतने बड़े होते नहीं है, बहुत नैनोमीटर साइज के होते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़े बनाए हैं खाली। तो देखो, ये ए एटम के अंदर कौन से एटम, ए एटम। बात समझ में आ रही है। एलिमेंट ए के अंदर कौन से एटम, ए तरह के ही एटम है। ये देखो, ये सारे ए है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट ए है। जिन बच्चों को एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक काइंड ऑफ सब्सटेंस है, उसके अंदर के पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ये सब आपको पता है, सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार सेकंड चैप्टर थोड़ा ध्यान से देखो। एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड मिक्सचर, इन सब में डिफरेंस मैंने बताया है। अब बात देखो, ये तो हो गया जैसे ए बी सी का एग्जांपल। अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको ए बी सी का तरह से एग्जांपल नहीं देना। आप जरा ध्यान से समझना। जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम पता है, सभी को पता है, मेटल होता है, सभी को पता है। सभी के घरों में भी एल्यूमिनियम की अलमारियां होती है, काफी कुछ होता है। तो जरा ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम एलिमेंट के अंदर, एल्यूमिनियम एलिमेंट के अंदर किस तरह के एटम हो गए, एल्यूमिनियम के ही एटम हो गए। यही चीज देखो, ये एल, ये एल, ये एल, ये एल, एल यानी एल्यूमिनियम। ये रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको इसी चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी कि हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एलिमेंट को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। सो बच्चों, ये देखो, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम यानी जब एक एटम, एक या दो से एटम मिलके कोई चीज बनाए उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को वाटर पढ़ा भी होगा। वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वाटर को हम H2O लिखते हैं। H2O हम वाटर को क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, ये मैंने पानी बनाया है, ये देखो, इस पानी में देखो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, जिसमें H इधर और ऑक्सीजन बीच में होता है। और इसको ही देखो, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये आपका ऑक्सीजन एटम हो गया, ये चीज, और ये आपका पानी में। तो आपको मॉलिक्यूल मतलब बेसिक मतलब मॉलिक्यूल का समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। आपने एटम देख लिया, मॉलिक्यूल देख लिया। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने चैप्टर का नाम समझ लिया है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके दो लॉ आते हैं। पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इन दोनों को किसने दिया है, ये अजीब से नाम है, आप लोग याद कर सकते हो, एमसीक्यू में आ सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो ये मैंने ये दोनों लॉ को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इस लॉ को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस लॉ को भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बच्चों एक बार मेरी डेफिनेशन पे ध्यान दो। ना ही मास को बनाया जा सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कराया जा सकता। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बार मैं डेफिनेशन के साथ पढ़ लो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ओके, ये कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ए एक केमिकल है, बी एक केमिकल है। ए मान के चलो 5 ग्राम का है, बी मान के चलो 7 ग्राम का है। जस्ट इन केस बी 7 ग्राम है और जो ए है वो 5 ग्राम है। जब हमने ए बी को आपस में क्या करा, मिक्स करा, जब हमने ऐसे करके ए बी को आपस में क्या करा, मिक्स करा, तो ए को मैंने मान के चलो, जो ए है उसको मैंने पूरा बी में डाल दिया। तो ये अब जो अलग केमिकल जो फॉर्म हुआ है, वो मान के चलो ए बी हुआ है। तो ये कितना कितना मास का होगा। तो इधर हमने, इससे हमने क्या देखा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब मास ऐड होगा। अगर ये 5 है और ये 7 है तो ये मस्ट, ये 12 ग्राम का सेव हुआ होगा। ये 12 ग्राम का ही जो भी प्रोडक्ट बना है, ये 12 ग्राम का बना होगा।
अगर हमने रिएक्शन करी है कुछ भी तो वो 12 ग्राम की ही बनी होगी। अब मान के चलो आप अगर थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे तो आप जब चाय बनाते हो, चाय में आप मान के चलो 2 ग्राम चीनी, 2 ग्राम चाय पत्ती, 500 लीटर दूध का मान के चलो 4-5 ग्राम दूध, 200 ग्राम 20 ग्राम आपका पानी, तो जो भी आपने मिलाया इन सबको आप जब चाय बनाते हो वो जो चाय जो बनती है वो एग्जैक्टली उसी अमाउंट की बनेगी, जो मतलब मास चेंज नहीं होगा, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है कहीं पे भी। तो यही चीज समझाने की कोशिश करिए, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही मास बनाया जा सकता, ना ही मास डिस्ट्रॉय कराया जा सकता। सो अब है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चों क्या कहता है, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो आपकी बुक में भी डेफिनेशन मार्क कर रखी है। सो इट्स said that in a chemical substance element are always present in definite proportion by mass। अगर आपको समझ में नहीं आया वैसे तो डेफिनेशन ये वाला लॉ समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले डेफिनेशन को छोड़ो, पहले लॉ को समझते हैं। मान के चलो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट है, इन दोनों को हमने मिलाया, हाइड्रोजन का एक हाइड्रो ऐसे करके हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है, H2 प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया H2O, ऐसे करके वाटर बनता है। सो देखो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मास है 1U, ऑक्सीजन का मास है 16U। ये U क्या है ये आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में, हाइट को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वैसे एटम के मास को मेजर करा जाता है यू में। आपको बस इतना समझना है। अब देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके वाटर बना रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर हाइड्रोजन का 1U है और ऑक्सीजन का 16U, मतलब ये मास बता रहा है, ये बेसिकली 1U और 16U क्या है बच्चों, ये मास बता रहा है। जैसे वन, आप समझो ये 1 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, आप ऐसे समझो। यू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो 1 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास है आपका 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है आपका 16 ग्राम। जस्ट इन केस, वैसे ग्राम नहीं है, ग्राम की जगह क्या आएगा बच्चों, यू आएगा। एटम के मास को हम यू में मेजर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मान के चलो ये 2 और 16 है, इनका क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, इट सेड डेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब रेशो जो है इन दोनों का वो क्या होगा, इक्वल होगा। रेशो मतलब अगर मैं 2:16 करूं तो ये होगा आपका 1:8, मतलब जो भी वाटर है वो 1:8 के फॉर्म में ही बन रहा होगा। आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया तो अच्छा होगा। 1:8 के में ही, मतलब जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो 8 के रेशियो में होगी और जो हाइड्रोजन है वो 1 के रेशियो में होगा। हर, चाहे वो बर्फ का पानी हो, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो मुलायम पानी हो, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, हिमालय का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी पानी हो, जो वाटर है वो 1:8 के फॉर्म में भी होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक बार दोबारा समझिए अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन हमारा 1U था, ऑक्सीजन हमारा 16U था। अब दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अगर हमारा 1U है तो दो हाइड्रोजन हमारे कितने हुए, 2U, ऑक्सीजन हमारा 16U। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो मतलब 2:16। अब 2:16 का मतलब क्या होगा, इन दोनों को आपस में काटूंगा तो 1:8। तो जो वाटर है हमेशा हमारा कब किस में प्रेजेंट होगा, 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा। यही प्रोपोर्शन होगा वाटर का, यही प्रोपोर्शन, मतलब आप, आई होप अब आप लोगों को प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आएगा। डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये मैंने क्यों लिखा है ये वाला, डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, बाय मास। देखो 1U 16U ये मास है, ये मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। U बेसिकली क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हम अभी आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करो 1 2 3 और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर आओ, क्योंकि अब जो है वो एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ हमें पढ़ना है। 6 पॉइंट्स है कुल मिला के। आप एनसीईआरटी की बुक लेकर आओ, चलो जल्दी 1 2 3 पॉज करके लेकर आओ। आई होप सो सबने पॉज करके लेकर आओगे। पेज नंबर 27 चैप्टर 3 खोलो। अब देखो, सो पेज नंबर 27 आपको डल्टन एटॉमिक थ्योरी के नीचे 6 पॉइंट दिख रहे होंगे लिखे हुए। 6 पॉइंट देखो, ये आपके 6 पॉइंट है डल्टन एटॉमिक नीचे थ्योरी के नीचे। तो आप सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पॉइंट को, ये देखो, ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको क्या बताया गया है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, एक मिनट इसको हटाओ। ओके, सो देखो, जो भी मेटल्स है, जो भी मैटर के है, वो सारे के सारे जो मैटर है वो किससे बने हुए होते हैं, टेनी पार्टिकल। माने ये कोई भी मैटर है, मैटर मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझा है, सारे मैटर किससे बने हुए होते हैं, टेनी 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 छोटे 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 पार्टिकल से बने हुए होते हैं। पहला पॉइंट आपका सिर्फ यही था।
अब बात करते हैं हम, देखो इस पॉइंट के हम सेकंड पॉइंट पे नजर डालिए आप। मैटर आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में ना ही बनाया जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय करा जा सकता, सब भगवान की देन है, ठीक है। एटम ऑफ गिवन, थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ बच्चों, थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से देखिए। वैसे तो आप अगर बुक लेकर आए तो बुक में देखिए आपका पेज नंबर 27 पे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नीचे आपके 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कभी कभार पेपर में आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे, ठीक है। तो एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्या समझाया था, जो एटम है, मान के चलो अगर ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, तो इसमें कौन से एटम होंगे आपके, सारे के सारे एल्यूमिनियम के एटम होंगे। ये देखो ये AL लिखा है मैंने, सब जगह, तो ये एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी कैसा है, एल्यूमिनियम है, और इसमें एटम भी किसके है, एल्यूमिनियम के ही है। तो देखो जो थर्ड पॉइंट है वो आपका यही है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो एटम है उस एलिमेंट के, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जो एटम है उस एलिमेंट के आर आइडेंटिकल इन मास। मान के चलो आइडेंटिकल मतलब सेम है, मान के चलो ऐसा नहीं है कि अगर इसका मास 2 ग्राम है तो इसका मास 3 ग्राम होगा, नहीं भाई, ये भी एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम का एटम है, तो इसका मास अगर 2 ग्राम है तो सभी एटम का मास भी क्या होगा, 2 ग्राम होगा। आइडेंटिकल मतलब सेम है, एंड सेम प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है उसकी सेम है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये एल्यूमिनियम है तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट तो करेगा नहीं, एल्यूमिनियम की तरह ही एक्ट करेगा, सारी चीजें समझ रहे होगा आपको बात को। एल्यूमिनियम है तो ये सोडियम की तरह एक्ट तो करेगा नहीं, अगर एक एटम एल्यूमिनियम का तो वो भी उसकी तरह एटम की तरह एक्ट करेगा, जुड़वा भाई काइंड ऑफ, ठीक है। सो अब देखिए आपका ये है थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट में नहीं सॉरी, थर्ड तो हम कर चुके हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम, अगर यही एलिमेंट, एक मिनट इसको हटाओ, अगर यही एलिमेंट आपका एटम, यही एलिमेंट अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो उसके डिफरेंट एटम होंगे, सेम चीज, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम होंगे, जो सेम एलिमेंट है उसके वही एटम्स होंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या क्या कहता है, एटम कंबाइन, मतलब एटम जो कंबाइन करते हैं स्मॉल रेशियोज में वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने वाटर के एग्जांपल में भी हमने देखा था खूब अच्छे से। जो सिक्स पॉइंट है वो क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। इस पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि जो वाटर है वो हमेशा या तो उसमें 2 हाइड्रोजन ही लगते हैं और 1 ऑक्सीजन लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो वाटर है उसमें 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे और 1 ऑक्सीजन लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वाटर में 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन लग रहे, 3 हाइड्रोजन, ये ऐसा ऐसा ये वाटर कभी नहीं होगा। देखो H3O5 वाटर ये कभी भी नहीं होगा, वाटर हमेशा क्या होगा, H2O, ये H2O ही हमारा हमेशा क्या होगा, वाटर होगा। तो ये 6 पॉइंट्स है, एक बार इसको ध्यान से देखो, आपके पेज नंबर 27 पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको लर्न करो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट 6 पॉइंट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिफाइन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझा है, एक बार वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो। सो अब हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स किसे कहते हैं, तो हमने वैसे तो एटम हमने स्टार्टिंग की वीडियो में भी हमने देखा था, जब हमने चैप्टर के नाम को समझा था एटम एंड मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको एटम भी समझाया था और मॉलिक्यूल भी समझाया था। एक बार हम बाय डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not have an independent existence but always take part in chemical reaction। मतलब या तो ये इसकी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या तो ये होगी या नहीं होगी, बट ये हमेशा जो है केमिकल रिएक्शन में जो है पार्ट लेगी। इस डेफिनेशन का मतलब ये था। एटम क्या है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, आगे का अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। और आगे देखिएगा जो मैटर है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, खाली H से, तो ये होती है इसकी सिंबल। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसा मेटल है जैसे जिंक, जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, तो अगर आपने ऐसे Zn लिख दिया, Z भी कैपिटल N भी कैपिटल, तो ये गलत माना जाएगा। आपको फर्स्ट लेटर हमेशा Z का कैपिटल लिखना है, जो भी एटम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है एंड सेकंड लेटर आपका स्मॉल आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
कि अब हम अगली वीडियो में अब मॉलिक्यूल देखेंगे कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। सो हम देखेंगे मॉलिक्यूल बाय डेफिनेशन और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एटॉमिसिटी क्या है। ये 3 टॉपिक इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी पढ़े। सो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atom that are chemically bonded together, tightly held together attractive force, और इधर लगा दो, और टाइटली हेल्ड टुगेदर। सो मॉलिक्यूल क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रुप ऑफ 2 or more एटम। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करे, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। आपका H2O का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये पूरा का पूरा आपका मॉलिक्यूल काउंट हुआ होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे लिख लो जल्दी से। सो आई होप सभी ने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब जो दूसरा टॉपिक है आपका, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बेटा बच्चा नथिंग, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल हो पर उसमें अलग अलग एटम ना हो। जैसे आप वाटर के केस में क्या देख रहे थे? 2 एटम थे, एक हाइड्रोजन का था, एक ऑक्सीजन का था। पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या है? एक ही तरह का एटम हो। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या है? एक ही तरह का एटम हो। जैसे क्या है? हाइड्रोजन है आपका, तो इसमें H और H, देखो हाइड्रोजन को H2 अगर मैंने लिखा है तो H2 क्या है? आपका एक मॉलिक्यूल है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है। ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है, ये देखो, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं होती, सिंगल ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड होता है या मोनो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इसे कहते हैं। बेसिकली ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। क्लोरीन के अगर Cl2 लिखा है मैंने, तो ये भी क्या है आपका? Cl2। अगर मैं लिखूं जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसमें क्या है? C का एक एटम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 एटम। तो बेसिकली ये आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह से ज्यादा एटम आ रहा है। इसमें क्लोरीन का भी एटम आया, सॉरी इसमें कार्बन का भी एटम आया और ऑक्सीजन का भी एटम आया। पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या कहता है? जिसमें सेम तरह के एटम प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। जिसमें इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम है, दोनों सेम तरह के, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटम है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन का एटम है। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। एटॉमिसिटी बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम, ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ एटम्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने एटम है? 2, तो ये इसकी एटॉमिसिटी होगी। इसमें कितने एटम है? CO2 में 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। इसमें कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन, वाटर में कितने एटम थे? वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 3। आई होप आपको मॉलिक्यूल समझ में आया होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ में आया होगा और एटॉमिसिटी समझ में आया होगा। सो बच्चों अब इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक मास किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? अभी तक हमने एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया, काफी सारी चीजें पढ़ ली अभी तक हमने पीछे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक मास किसे कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, आप अगर दुकान वाले के पास जाते हो तो आप दुकान वाले के पास क्या बोलते हो? 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो चावल दे दो, ऐसे बोलते हो। यहीं आप अगर किसी दूध वाले के पास जाते हो तो 2 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो, आप ऐसे बोलते हो। तो हर चीज की एक यूनिट डिफाइंड है कि उसको किस चीज में मेजर करा जाए। ऐसे ही एटम के वेट की भी यूनिट डिफाइंड है कि एटम के वेट को किस यूनिट में डिफाइन करा जाता है। जैसे उसमें आप जब दुकान पे जा रहे हो तो आप किलोग्राम लगा रहे हो, जब आप दूध वाले के पास जा रहे हो जब आप लीटर लगा रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे 1 किलो एटम दे दो, तो वो चीज सही नहीं है। मैं आपसे क्या बोलूंगा? मुझे 1 यू एटम दे दो, 2 यू एटम दे दो। तो जो यू आ रहा है इसमें या जो AMU आ रहा है वो बेसिकली एटम की यूनिट है। इस चीज को हम समझेंगे। सो देखिए एटॉमिक मास कैसे कहते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। एटम के मास करने की ये स्टैंडर्ड यूनिट है एटॉमिक मास। AMU बेसिकली क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10 इंटू -27 ग्राम। तो ये 1 AMU इसके इक्वल होता है। ये आपको याद करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1 AMU सिर्फ इतना याद कर लो। ये कार्बन 12 आइसोटोप करके आपने एक बुक में डेफिनेशन देखी होगी। तो बेसिकली वो क्या है आज उसको समझते हैं। मान के चलो मैंने एक कार्बन का एटम लिया, उस कार्बन के एटम को मैंने 12 हिस्से में बांटा। मैंने कार्बन के एटम को किस में बांटा? 12 हिस्से में बांटा। जो इसका एक हिस्सा होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? 1 AMU के बराबर होगा। आप समझो बात को। जब आप वैसे तो आजकल सभी मॉडर्न हो गए सब्जी वाले भी। जब सब्जी वाले सब्जी नापते थे या उसमें वो एक ऐसा करके तराजू आता था जिसके साइड वो ऐसे 1 किलो के वो पत्थर से रखते थे, कुछ मेटल टाइप का उनका 1 किलो का सेट होता था। उसकी तुलना में वो हमें 1 किलो सब्जी देते थे। समझ रहे हो बात को? ऐसे करके एक तराजू सा होता था, तराजू बोलते थे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। वेट मशीन करके वो ऐसे उठाते थे, इधर भी होता था इधर भी होता था। इधर उनके वो
मेटल के 1 kg के स्टोन्स डलते थे, इधर हमारी सब्जियां डलती थी, ऐसे करके वो जब सब्जियां करते थे। तो बेसिकली उस वो भी यही है, जो वो हम देखो मास नापते किसी के रेफरेंस में, जब हम सब्जी भी ले रहे हैं तो हम वो 1 किलो मेटल के रेफरेंस में ले रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 किलो सब्जी ले रहे हैं, इधर 1 किलो का मेटल रहता था कुछ ऐसा करके, 1 किलो का केजी का ऐसे लिखा हुआ रहता था, काला काला सा पत्थर, काला काला सा, काला ग्रेइश में, और इधर हमारी 1 किलो सब्जी होती थी। जो मास है वो किसी के रेफरेंस में, इसलिए भी हमने जो मास है वो देखो किसके रेफरेंस में लिया था, कार्बन के रेफरेंस में लिया। क्या कि जो इसका कार्बन के 12 हिस्से करे, कार्बन के जब हमने 12 हिस्से करे, मान के चलो ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है, ये जो गोल जो मैंने बनाया ये कार्बन का एक एटम है, सिंगल पीस एटम है, उसके हमने 12 हिस्से करे, उसका ये जो एक पीस है वो किसके बराबर है, एक AMU के बराबर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप, तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हुई होगी, और वैसे बुक में जो आपकी डेफिनेशन है वो ये है। और अब देखो मैं कुछ मास बता रहा हूँ आपको, ये मास आपको याद रखनी है। ये कुछ जो मासेस है ये कम से कम 5 से 8 मासेस है, इससे ज्यादा मासेस नहीं है, ये आपको याद रखनी है। आपकी बुक के NCERT के पेज से निकाल के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया गया है, तो ये मासेस आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये मासेस लर्न करनी है, मासेस तो लर्न करने ही करने हैं, इससे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं। सो बच्चों अब देखो, जैसे इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक एटॉमिक मास पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट AMU पढ़ा क्या है। अब इस वीडियो में हम देखिए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास की कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखना चाहता, सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो मान के चलो आपको हाइड्रोजन सॉरी वाटर है, ये H2O आपका क्या है, वाटर है। इसमें हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 ही होता है। तो अगर आपको H2O का मास कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे, आपको तो सिर्फ हाइड्रोजन का मास पता है और ऑक्सीजन का मास पता है, इंडिविजुअल अलग अलग। तो देखो बच्चों इसको ऐसे करेंगे, आप लिखोगे हाइड्रोजन का मास क्या है 1 ऐसे लिखोगे, कितने हाइड्रोजन है 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस क्या है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या है 16, तो ये होगा आपका 18U। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कोई ऐसा हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, अगर A3 हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सो नाउ देखो, अब जैसे ये CO2 है, CO2 में एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दोनों के अलग अलग मास है। आपको अगर मैं बोलूं कि CO2 का मास बताओ तो आपको कैसे बताना है, कार्बन का मास क्या है 12, कितने एटम है इसके, कार्बन एक ही है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपके कितने, ऑक्सीजन का मास क्या है 16, 16 के कितने ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो 12 बन 12, 16 2 32 एंड दिस इज योर 44U। अब बात करते हैं NO2 की। NO2 क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये देखो NO2 आपने पढ़ा होगा, NO2 देखो N का कितना है, N के कितने एटम है एक है, और N का मास कितना है 14 इंटू 1, ये मैंने मास लिख रखा है नीचे, आपको मास मिलेगा ही नहीं। आपको ये मास जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाए भी थे मास, आपके NCERT का एक स्लाइड काट के मैंने उसमें दिखाया था, आपको याद करने पड़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ये ऑक्सीजन 2 है, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये ऑक्सीजन 2 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये ऑक्सीजन है, ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन 2 थे इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, और हाइड्रोजन 1 था इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। आई होप आपको, नहीं इधर हाइड्रोजन का मास 1 था, सॉरी। सो अब बात करते हैं 16 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 14 32, ये हो जाएगा आपका 46U। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम आयंस की। तो आयंस किसे कहते हैं, तो आयंस की अब बाय डेफिनेशन देखो, एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। आयन एक चार्ज पार्टिकल है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन में लिखा है। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, इट कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन के 2 टाइप होते हैं, आपको याद रखना है, होता है आपका कैटायन, सेकंड वन इज एनायन। कैटायन क्या होता है पॉजिटिव, अनायन क्या होता है नेगेटिव। तो बेसिकली बच्चों ये मैंने आपको समझाया क्या है, आप थोड़ा ध्यान देखो। जैसे कि आपका एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो Na जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो Cl होगा वो होगा क्या आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता कैसे लगा, तो आप थोड़ा सा अगर आपको एक ट्रिक बताऊं, तो पहले वाला पॉजिटिव होगा उसके बाद वाला नेगेटिव होगा। ये हमेशा के लिए नहीं, अभी छोटे हो 9th में याद रख सकते हो, 11th 12th में नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। कैटायन को बोलोगे आप पॉजिटिव चार्ज, एनायन को बोलोगे आप नेगेटिव चार्ज। आयंस बेसिकली है क्या, आयंस बेसिकली चार्ज स्पीसीज है जो कि
वो या तो वो नेगेटिव होगी या वो पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम, कैटायन बोलेंगे, और नेगेटिव को क्या बोलेंगे हम, अनायन बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और इससे बच्चों आप मानो ना मानो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने। तो इसको ये हर पेपर में आपकी यूनिट में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इससे तो क्वेश्चन मैम आपकी देगी। अगर आपके फाइनल में तो इससे तो क्वेश्चन आने ही आने। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अभी सबसे पहले समझो, देखो वैलेंसी क्या होता है। देखो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट एज इट वैलेंसी। आई नो समझ में नहीं आई होगी डेफिनेशन, बच्चे स्ट्रगल करते हैं शुरू में डेफिनेशन समझने में, तो अभी समझने की नीड भी नहीं है। आप देखो ये जो टेबल आपकी जो स्क्रीन पे आ रही है, ये जो टेबल आपके जो ये जो स्क्रीन पे आ रही है, ये आपके पेज नंबर 32 की, पेज नंबर 32 पे जो टेबल है वो आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये पेज नंबर 32 पे जो टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने आपको आयन समझाया था, आयंस को मैंने क्या बताया था, चार्ज। तो ये जो इसके ऊपर जो लिखे हुए है ना, +3 -2 प्लस माइनस ऐसे करके जो लिखे हुए, ये बेसिकली इसके ऊपर जो लिखे हुए चार्ज लिखे हुए सभी एलिमेंट्स के आपको याद करने पड़ेंगे। टेबल हटाओ एक बार। अब देखो जैसे सोडियम के ऊपर Na+ लिखा हुआ था, मतलब क्या है, इसका जो चार्ज है वो क्या है, 1 है। मतलब प्लस का मतलब क्या होगा, खाली 1। माइनस का मतलब क्या होगा, खाली माइनस का 1। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लिखा होता है, मतलब इसका चार्ज क्या है, 2 है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ लिखा होता है, मतलब इसकी चार्ज क्या है, 3 है। और यही इसकी वैलेंसी भी है। अब बस इतना समझो, ये इसका चार्ज है, और चार्ज को हमें केमिकल फॉर्मूला में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की। देखो केमिकल फॉर्मूला में मैंने लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम का लिया है एक एटम, और एक ऑक्सीजन का लिया है। इसके ये हो गया सिंबल, ये हो गया चार्ज। चार्ज के नीचे क्या लिखा हमने, 3+, ये लिखा 2 - ये कैसे आया भाई, ये यहाँ से आया। देखो बच्चों ये 3+ ये ऑक्सीजन। तो अगेन आपको वो वाली टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला सीखना है तो आपको वो वाली टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेगी और 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेगी तो हो जाएगा Al2, और ये हो जाएगा हमारा O3। आई होप समझ में आया होगा। Al2O3 ये मैंने नीचे लिखा है। ये देखो ये आपको मैं एनसीईआरटी का एक और वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एनसीईआरटी का ये वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अगेन आपको ये वाली टेबल में अब आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। देखो अगेन आपको ये वाली जो टेबल है ये आपको अच्छे से लर्न करनी होगी। ये वाली जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ, इस टेबल पे आपको एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, किसका क्या चार्ज है, ऑक्सीजन का क्या चार्ज है, ऑक्साइड का क्या चार्ज है, मैग्नीशियम का जैसे 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, वो ऊपर का आपको याद रखना पड़ेगा केमिकल फॉर्मूला के लिए स्पेशली। तो वैलेंसी भी बेसिकली अभी आप ये समझ लो, यही आपकी वैलेंसी थी और यही आपका चार्ज था। तो बस वैलेंसी इज सिमिलर टू नॉट चार्ज, बट आप अभी के लिए थोड़ा समझ सकते हो कि वैसे तो हम 4 चैप्टर वैलेंसी को हम जब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम वैलेंसी को डिटेल में पढ़ेंगे। अब केमिकल फॉर्मूला पे अभी मैंने केमिकल फॉर्मूला समझाया, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा। ये मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में उसी की थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब आपके सामने करते हैं। देखो ये है HCl, मान लो ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो ये सिंबल है, ये चार्ज है, इसका चार्ज क्या है, H का, जो उसका चार्ज है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का चार्ज बना है, हाइड्रोजन का चार्ज के नीचे 1, क्लोरीन का चार्ज भी बना तो उसके नीचे 1। तो अगेन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, ये होगा आपका HCl, क्योंकि देखो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 नहीं लिखते, तो सीधा लिख दो HCl, ठीक है, दैट्स इट। अब बात करो इस चार्ज की, तो ध्यान से देखो ये है आपका Ca2। अब बच्चे क्या करेंगे इस चार्ज, चलो इस क्वेश्चन पर भी बाद में आते हैं, पहले सबसे पहले ये देखो, ये है आपका कैल्शियम, और OH को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये अगेन इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये होगा Ca की 1 से मल्टीप्लाई होगी, Ca नहीं लिखने की जरूरत, OH को ब्रैकेट में 2। ये ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि OH अगर मैं ऐसे लिखता, देखो CaOH2 अगर मैं ऐसे लिखता, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन पे है। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये अब ये दिखा रहा है ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अभी आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये चीजें क्लियर होती रहेगी। अब बात करते हैं देखो इसकी, देखो इस +1 की इससे मल्टीप्लाई, इस -2 की इससे मल्टीप्लाई। अच्छा देखो प्लस माइनस का साइन जो हम नीचे लिखेंगे उसमें नहीं आएगा, आप ये Na2 माइनस मत लिख दीजिएगा नीचे, बस खाली 2 जाएगा। ये तो प्लस माइनस का साइन तो सिर्फ यहाँ पे दिखाने के है। तो देखिए ये हो जाएगा Na2 ऐसे, देखो अब यहाँ पे माइनस मत लगा देना, माइनस नहीं आएगा। ये प्लस का 1 CO3 ब्रैकेट में, अगेन ब्रैकेट में क्यों आया मैंने समझा दिया, क्योंकि इधर क्या आएगा 1 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। वैसे अगर ये नहीं भी लिखोगे, अगर ब्रैकेट इधर अब नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इधर हमारा 1 है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है ब्रैकेट। अब बात करते हैं इस वाले टॉपिक की। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका देखो क्या है, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। काफी बच्चे क्या आंसर दे देंगे, Ca2O2 ये दे देंगे, नहीं, पर ये आंसर गलत होगा। पूछो क्यों, क्योंकि जब भी सेम चार्ज प्रेजेंट हो, जब भी सेम चार्ज प्रेजेंट हो तो वो चार्ज आपस में क्या कट जाते हैं। सिंपल आंसर क्या आएगा इसका,
CaO आएगा। जब भी प्लस माइनस में सेम चार्ज प्रेजेंट हो तो वो ये 2 आपस में कट जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका बचा है एवोगैड्रो नंबर और मोलर मास। सो बच्चों अब ये इस टॉपिक का लास्ट नहीं है, पर 70% चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है। जो 30% चैप्टर है वो आपका मूल कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं एक स्पेशल से अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको मैं वन शॉट में मिक्स नहीं करना चाहता, तो वो वन शॉट में जो है हम स्पेशल से एक अलग से वीडियो में देखेंगे कि जो मूल कॉन्सेप्ट है वो उसके अलग से क्वेश्चन भी हम उसी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी हम उसी वीडियो में समझेंगे। थोड़ा बहुत टच में हो सका तो इस वीडियो में दे दूंगा। देखो बच्चों, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो को नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसमें देखो ये इसकी यूनिट है, ये देखो ये पूरा नंबर ये एवोगैड्रो नंबर है। जैसे कि हम बोलते हैं एक पेयर में 2, एक डजन में 12, वैसे ही एवोगैड्रो नंबर Na इसके इक्वल है। हम बोलते हैं ना ये सब्जी वाले से एक दर्जन केले दे दो, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। वैसे ही एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? इतना नंबर। ठीक है, अगर हम मैं बोलूं Na इक्वल टू व्हाट, तो Na इक्वल टू दिस। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ Na, तो 1 मोल ऑफ Na का मतलब ये हुआ कि इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स उसमें होंगे। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ Na, तो इसका मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स उसमें होंगे। Na बच्चों सोडियम होता है, आई होप अभी तक तो आपको इतना पता लग गया होगा कि Na को सोडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। काफी छोटा सा टॉपिक था एवोगैड्रो नंबर। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार 1.5x पे दोबारा देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक वीडियो को 2 बार जरूर देखा करो, आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में भी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस टाइम जो आपका मूल कॉन्सेप्ट बचा है उस पर एक स्पेशल से अलग से वीडियो जरूर आएगी। देखते रहना। बाय बाय, टाटा।